तो पहले कुछ हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि इस समय क्या 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 ध्यान रखना है और कैसे खुद को मोटिवेट लगातार रखना है, क्योंकि अभी ऐसा समय है, आप पढ़ रहे होंगे तो फिर आपको डिमोटिवेशन आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो दोस्त है वो होली खेल रहा होगा, आपने होली नहीं खेली। आपका दोस्त होगा वो घूम रहा होगा, आप घूम नहीं पा रहे हैं। आप अपने मन का भी मतलब अपने ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर होंगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में भी व्यक्तिगत स्तर पे समस्याएं होंगी। कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ कुछ ना कुछ, मतलब सभी के साथ कुछ ना कुछ होगा। ऐसे में मेंस का पेपर 29 को है। इसमें किसी का इंटरव्यू होगा, किसी का यूपीएससी की भी चिंता अभी सता रही होगी कि क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आ गई होगी, तो ये चिंता सता रही होगी कि यार यूपीएससी भी देना है। ठीक है, तो मतलब चारों ओर से आप अंडर प्रेशर फील कर रहे होंगे, और खास करके वो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा जब 29 मार्च से पेपर है। तो ऐसे में खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं बार बार बोलता भी हूँ कि मोटिवेशन अगर आप बाहर से ले, मैं अभी आपको 2 मिनट मोटिवेट कर दूंगा तो ठीक बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर वो मोटिवेशन इनर हो, ठीक है, इनर मोटिवेशन हो, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा करता है बजाय कि बाहरी मोटिवेशन के। ठीक है। और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में मेरा तो हमेशा मानना है कि इनर मोटिवेशन आपके लिए, अगर आपके अंदर इनर मोटिवेशन है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती है। समय लगेगा लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। और इनर मोटिवेशन की कमी है, आप बार बार लक्ष्य अपने भूल जा रहे हैं। आप तमाम जो है फॉलो, मतलब तमाम रूट्स आपने खोज लिए हैं उसको वहां तक पहुंचने के लिए। आपको लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, सब चीज कर लो, तो वो संभव नहीं है, फिर वो आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो अंतिम समय, मतलब अंतिम समय का मतलब आज आपके पास 11 तारीख है और 29, तो मतलब 18-19 दिन का समय है। ऐसे में अंतिम समय में बस कुछ नया नहीं पढ़ना है, तबियत वगैरह का ध्यान रखना है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। दूसरा, रिवीजन बहुत करना है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अब केवल यही करना है। कोई भी नया कंटेंट मेरे हिसाब से मत पढ़िए। आप एक आध क्वेश्चन अगर गलत भी समझ लेंगे या छूट भी जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बजाय कि आप लग रहा है नया बुक पढ़ने कोई भी। ठीक है। और कुछ मत करिए अभी भी। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होंगे सर अब क्या करें, तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स बना है उसको प्रैक्टिस, उसके उसको तैयार करना, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो आज हम लोग हिंदी पे कर लेते हैं, कल हम लोग फिर निबंध पे कर लेंगे, फिर GS1 2 3 छोड़ करके GS3 छोड़ करके GS4 पे 5 6 पे जिस पे भी आप बोलेंगे हम सेशन कर लेंगे, और एक एक सेशन के माध्यम से धीरे धीरे ये छोटे छोटे चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग से अभी क्वेश्चन लूंगा नहीं, पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप लोग को ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग जो डाउट्स रहेंगे वो एक एक करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेपर को एक बार समझते हुए। जैसे आप लोगों से, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस खोल के देखा नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी का नहीं देख रखा है, हिंदी का PYQ नहीं देख रखा है, अनिवार्य हिंदी का, और सिलेबस अभी तक नहीं देखा है? कोई है आप लोग में से तो एक बार कमेंट करे, अपना नाम कमेंट करे। ईमानदारी, देखिए ईमानदारी बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया। कम से कम आप लोगों ने PYQ कर रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो इसमें बेसिकली ना, अगर आप अनिवार्य हिंदी को देखा जाए, इसकी तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, अच्छा क्यों तैयारी क्यों बोल रहा हूँ करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अगर मुंह उठा करके, जैसे गौरव सर का एग्जाम्पल देता हूँ, तो हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग का पहला यूपीपीसीएस का मेंस था तो यूपीएससी का भी मेंस लगा हुआ था, और यूपीएससी के मेंस के जस्ट कुछ दिन के बाद से ही, मे बी शायद अगले हफ्ते ही, ठीक है, यूपीएससी का मेंस आज खत्म हुआ, उसके जस्ट अगले हफ्ते से ही यूपीपीसीएस का भी मेंस होता था। और वो क्या करता था, हम लोग को बहुत नुकसान करता था। 15-20 दिन डलना हो, 15-20 दिन क्योंकि दिमाग को सिग्नल किया जा रहा है कि मैं पेपर के लिए आ गया हूँ। ठीक है। तो वो दिमाग, उसको पूरा लगता था यार 1 महीना से मैं पेपर के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है। और घर से दूर जाने का, फिर तमाम चीजें छूटने का, ये सारी आप लोग के साथ भी समस्या होगी। तो वो चीजें क्या करती थी, नुकसान करती थी। तो अपने दिमाग को ये नहीं समझाना है कि नहीं आप घर से दूर हैं, या आप जैसे अभी होली होली में या त्योहार में भी आप लोग को लग रहा होगा ये चीजें। ठीक है। तो आपको बस करना ये है कि बहुत ज्यादा पहले वहां पर नहीं पहुंचना है, 1 से 2 दिन 3 दिन पहले पहुंचना है। हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती थी, बिना पढ़े जाकर के पेपर देना होता था, क्योंकि आदमी थक जाता था। 1 हफ्ते का पेपर है यूपीएससी का, 1 हफ्ते नहीं बल्कि 2 हफ्ते का पेपर है, क्योंकि पहले हफ्ते में आपका निबंध और जीएस होता था, दूसरे हफ्ते में आपके ऑप्शनल और अनिवार्य हिंदी इंग्लिश वाले पेपर होते थे। तो वो 15-20 दिन का पेपर ये हो गया, तो 1 महीने का दिमाग में चलता था, दिमाग तो वही है। और फिर अगले हफ्ते जब हिंदी का पेपर होता था तो ये होता था यार हिंदी के लिए कोई क्या पढ़े। ठीक है। आप लोग के भी, बहुत से लोग के मन में ऐसा होगा, भाई ये थोड़ा सा दरवाजा बंद कर देना, तो हिंदी के लिए क्या पढ़े। क्यों हिंदी के लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हिंदी का अगर आप मार्कशीट देखिए 2023 वाली मार्कशीट, ठीक है, 2023 में जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, खास करके उन लोग से मैं बता रहा हूँ, ये नंबर जो है 50-55 से लेकर के
आपको 108 110 तक वेरी करेगा, यानी कि 50 नंबर की मार्जिन आपको केवल हिंदी, अनिवार्य हिंदी वाले पेपर में 50 नंबर की मार्जिन मिल जाएगी। और ये ठीक ठाक मार्जिन होती है आपका सिलेक्शन होने या नहीं होने में। ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या दिक्कत करते थे, हम लोग हिंदी वाले पेपर को, या मतलब अमूमन लोग हिंदी मीडियम वाले ये कम से कम गड़बड़ी करते हैं कि हिंदी वाले पेपर को उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले पेपर को एक बार समझते हैं कि दिए हुए खंड का अवबोध और प्रश्न उत्तर आता है, कि एक आप लोग को पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि इसको समझिए और समझ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर उसमें कुछ संक्षेप, कुछ व्याख्यायित पद ऐसे दे दी जाएंगे, बताया जाएगा कि इसकी व्याख्या करिए। अभी एक पेपर भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है, एक सेकंड वो पेपर दिखाई देता हूँ, पेपर दिखाते चलेंगे तो फायदा भी रहेगा। ठीक है, तो जो लोग अब तक, जिन लोग का पहला बार मेंस है वो लोग एक बार देख लेंगे, ये ऐसा कुछ वहां पे पेपर होता है। ठीक है, बस यूपीएससी का लोगो नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ आपको रहेगा पहले पन्ने पे भरने के लिए। इसके बाद ये वाला पन्ना नहीं रहता है, ये हम लोग का मतलब मूल्यांकन का पन्ना है। डायरेक्ट यहाँ से आपका ऐसा उत्तर शुरू होता है और अंत में एक डिटेचेबल सीट होती है। ठीक है, अंत में ये डिटेचेबल सीट होती है जिसको आप अपने घर ले आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर को देख लेते हैं। पेपर 150 नंबर का रहता है। अभी 150 में जाहिर सी बात है 50 55 कोई पा रहा है और कोई 108 110 पा रहा है, तो 50 नंबर का अंतर आपका यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या होती है कि 3 घंटे में आपको लिखना होता है, और अगर आपने आराम से एक बार प्रैक्टिस कर रखी है तो 3 घंटे में इजिली आपका हो जाता है। अब क्या होता है, पहला जो प्रश्न होता है वो व्याख्या गद्यांश के आधार पर, गद्यांश होता है, गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। ऐसा कुछ गद्यांश होता है, इसमें कुछ अंडरलाइन वाले भी होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का, जो प्रस्तुत गद्यांश है उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, फिर एक आध क्वेश्चन इस पे दे देता है कि क्या क्वेश्चन है, जैसे भगवान ने प्राणी को द्रवणशील बनाया है, ऐसे क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, इस सॉरी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रस्तुत गद्यांश की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो 20 नंबर का ये आता है और ऐसा फॉर्मेट रहेगा आपको। ठीक है, देखिए, तो ये गद्यांश हो गया आपका। इसके बाद से इसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आपको एक आधा पन्ने का जगह यहाँ पे ऐसा मिलेगा, मतलब A4 वाले पन्ने पर आधे पन्ने का आपको जगह मिलेगा इसका भावार्थ भावार्थ लिखने के लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इस भावार्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गद्यांश का भावार्थ, बेसिकली भावार्थ की अगर हम बात करें तो भावार्थ मतलब होता है कि पूछा क्या जा रहा है। यानी कि इस गद्यांश में पूरे पैराग्राफ को आपने पढ़ा, जैसे ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, तो लेखक या कवि, मतलब इसमें छिपे हुए मुख्य भाव क्या है या विचार क्या है, इसको आपको अपने शब्दों में, संक्षेप शब्दों में लिखना है। यानी कि लेखक या कवि जो कहना चाहता है उसका इसेंस, इंग्लिश में इसेंस बोला जाता है, इसका इसेंस क्या है, आपके, आप उससे क्या समझ रहे हैं, अपने शब्दों में लिखना, वो भावार्थ हो जाएगा। मतलब आप भाव क्या अर्थ, मतलब किस भाव का अर्थ यहाँ से निकाल रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ से, ये हो जाएगा भावार्थ। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे इसमें अर्थ और भावना दोनों जुड़ेगी। ठीक है, भावार्थ, ठीक है, भावार्थ यानी कि भाव भी जुड़ेगा और प्लस अर्थ भी जुड़ेगा। ठीक है, अर्थ प्लस भावना, ये दोनों आपका यहाँ पे जुड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, कुछ अंत में जाते जाते सजेशन एक बार याद दिला दीजिएगा सर, जो कुछ वैल्यू एड ऑन जो है वो बता दीजिए। तो अभी तो पहले हम लोग पेपर पे डिस्कस कर लेंगे, फिर वैल्यू एड ऑन हम लोग अंतिम में चर्चा करेंगे। अब भावार्थ लिखते समय क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़िए और पेपर आराम से 3 घंटे में हो जाएगा। बल्कि आपने जिन जिन लोगों ने पहले दे रखा है उनको पता भी होगा, 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट में अगर आप ठीक ठाक स्पीड है तो हो जाएगा, नहीं तो 2.5 घंटे में तो आराम से हो जाता है। तो 30 मिनट बचा के क्या करिएगा, ठीक है, वो 30 मिनट जो है यहीं पे इसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, उसमें सेंट्रल आइडिया निकालना है कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या सेंट्रल आइडिया है, मुख्य विचार क्या है। ठीक है, और इसको अपने शब्दों में, कई लोग क्या करते हैं यहीं से डायरेक्ट उठा करके और जो जो चीजें हैं उसी को उठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें भाषा सरल, स्पष्ट और भाव के अर्थ को, मतलब अर्थ क्या भाव लेकर, भावना युक्त अर्थ आपको अपना लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे है, अच्छा, इसमें अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर भावार्थ में, सारांश में या व्याख्या में क्या अंतर है। तो भावार्थ जहाँ पे ये मुख्य भाव को बताता है, वहीं सारांश क्या रहेगा कि पूरे पाठ को छोटा करके लिख देना। ठीक है, और व्याख्या क्या रहेगा कि अर्थ को विस्तार से समझाना। जैसे इसमें बोलेगा कि इसकी व्याख्या करिए, ये जो पैराग्राफ दिया है, सॉरी इतना ज्यादा मैंने गोश दिया, ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये अब जैसे ये भी आ जाएगा ना, अगला देखिए है कि रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ, वे तो प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा देते हैं, तो इसका अर्थ क्या है,
इसको आप यूज कर, इसको आप, इसकी आपको व्याख्या करनी है, विस्तार से इसको अर्थ को समझाना है। ठीक है, तो भावार्थ पहले देख लेते हैं एक बार, है ना। जैसे ये पूरा अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा कि वह जीव ही नहीं जिसमें प्रेम की भावना है, बल्कि मतलब ये पूरा पैराग्राफ पढ़िए, इससे फिर इसके जो भी भाव निकलना है उसको अर्थ समझ करके लिखिए, लेखक क्या कहना चाहता है, इसकी थोड़ी मोड़ी सीख भी लिख सकते हैं भावार्थ लिखने में। ठीक है, विषय किस विषय पर है, जैसे प्रेम का है तो विषय वगैरह भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी विषय इसमें क्या कहते हैं, लिखना नहीं होता है, पेपर में विषय नहीं लिखना होता है, विषय आपकी समझ के लिए होता है कि विषय क्या है। तो प्रेम एक विषय है, यहाँ पे प्रेम की बात की जा रही है, लेखक क्या कहना चाहता है, सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका मुख्य भाव विचार क्या है, और इससे आपको क्या सीख मिलती है, या वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ किसी से जोड़ सकते हैं तो इसको जोड़िए, इसको थोड़े मोड़े उदाहरण। अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर उदाहरण लिखे या नहीं लिखे, तो मेरे हिसाब से उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे अगर आप प्रेम समझा रहे हैं, जैसे इसमें अच्छा उदाहरण इसी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ना चाहिए, ना कि आप उदाहरण कुछ भी उठा करके पुट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे जन्मभूमि की बात हो रही है, क्या नाम है, जहाँ जन्म लिया पले बड़े, उन सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे सैनिक का उदाहरण दिया जा सकता है, उदाहरण के तौर पे एक सैनिक, ठीक है, कहीं ना कहीं देश प्रेमी है कि वह उसको अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए, सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मजबूर, मतलब प्रोत्साहित करता है सैनिक को। भाई कोई अपनी जान क्यों दे देगा, आपसे आपकी जान मांगी जाएगी, आप देने के लिए तैयार होंगे नहीं, तो यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं कि कहीं वो देश प्रेम का भाव है जो सैनिक को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, लेकिन एक से दो एग्जाम्पल मैक्सिमम, और इससे टू द पॉइंट एकदम कनेक्ट किया हुआ एग्जाम्पल ही भावार्थ में लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे ताकि आप बताएं कि हाँ आप लेखक को समझ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर ऐसा ऐसा। ठीक है, तो मेरे अनुसार ऐसे लिखना चाहिए। दूसरा इसमें हो जाएगा प्रश्न का उत्तर, तो ये तो आपको पढ़ेंगे, सीन पैसेज है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा हो जाएगा रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली व्याख्या का मतलब विस्तार से अर्थ को समझना। वे तो प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा देते हैं। अब इसमें दो तरीके से उत्तर लेखन हो सकता है, एक तो ये कि पैराग्राफ के आधार पर, ठीक है, और 70% कंटेंट जो रहेगा आपका पैराग्राफ के आधार पर ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 70 से मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि सर 69% हो गया तो सर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 69, 70, 65, 70, 60, 70% जो है आपके उत्तर पैराग्राफ के आधार पर रहेंगे, और 30 से 40% उत्तर आप इसमें बाहर से भी बता सकते हैं व्याख्या में, क्योंकि विस्तार से अर्थ व्याख्या करनी है तो विस्तार से अर्थ आप बता सकते हैं। कई कई लोग 50-50 भी लेते जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 50 से कम मत करिएगा। पैराग्राफ पे एटलीस्ट ये जिन लोगों को नोट बनाना है इस चीज को बना सकते हैं, प्रैक्टिस करना होगा कर लेंगे, कहीं ज्वाइन कर रखा है तो वहां कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग सिमुलेशन करा रहे हैं वहां पे तो जरूर करिएगा। ठीक है, तो व्याख्या हो गया ये। फिर एक आता है आपका, फिर एक पैराग्राफ आएगा, बोलेगा गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, और ये 5 नंबर का पूछता है। अब कई लोग बोलते हैं सर इसमें 5 नंबर में है क्या, डायरेक्ट केवल शीर्षक लिख दे, और देखिए इतना पढ़ने का जगह होता है, और देखिए मैं जो कुछ बता रहा हूँ इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुझे नंबर मिले हैं, 108 नंबर मेरे आए थे, तो मैं इसलिए अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। बाकी ये भी हो सकता है कि मतलब इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ऐसा कर लेंगे तो आपको नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ ऐसा करेंगे तो नंबर मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो अब 5 नंबर में आता है, अच्छा मैंने पिछली बार भी सजेशन दिया था इस चीज को लेकर के कि 2 से 3 इसमें शीर्षक बताइए। ठीक है, फिर बताइए कि क्यों इसमें से आप जो शीर्षक चुन रहे हैं वो क्यों उसको चुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यार 5 नंबर का दिया है, आप सीधे एक शीर्षक लिख दोगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा। ठीक है, कई लोग इसमें कमेंट करेंगे तो मैं उन कमेंट, मतलब आप लोग नहीं और बाहरी लोग भी उस बार मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, केवल एक शीर्षक देख करके आगे बढ़ जाना होता है। मेरा मानना है 5 नंबर आपको दे रहा है, 5 नंबर में केवल आप एक शीर्षक लिख दोगे उससे आपका हो जाएगा नहीं। मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन का तरीका एक बार देखिएगा, इसमें आप गद्यांश को उचित शीर्षक देंगे तो इसमें लिखिए आप कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद, ठीक है ऐसे लिखना है, उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद मुझे निम्नलिखित 3 शीर्षक या 2 शीर्षक इसके संदर्भ में अच्छे लग रहे हैं, जिसमें से मैं इसका चयन कर रहा हूँ क्योंकि ये कंटेंट से या गद्यांश से सहज जुड़ाव रखता है। सीधे सीधे ऐसे आप लिख दीजिए, और जिसका भी चयन करेंगे उसको व्याख्या में मतलब ऐसे बॉक्स में कर देंगे, समय रहता है आराम से इसको काले पेन से या ऐसे करके घेर दीजिए। ठीक है, कि शीर्षक, और ऐसे लिख दीजिएगा शीर्षक। ठीक है, मेरे अनुसार गद्यांश का उचित शीर्षक ये है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्यों आपने इसका चयन किया। तो अच्छा ये नहीं कि पता चले लिखते लिखते ऐसा लिख दिए कि जगह ये नहीं बचा है शीर्षक लिखने के लिए, तब ये सब रिस्क नहीं लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, न कि डायरेक्ट आज मुंह उठाया जाकर के चलो सर आज कुछ तूफानी करते हैं और डायरेक्ट जाकर के वहीं पे लिख करके आ रहे हैं, नहीं तब नहीं नंबर वो मिलेंगे। तो 1-2 कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न 3 शीर्षक मुझे अच्छे लगे, और इन 3 शीर्षकों में मैं इसका चयन कर रहा हूँ क्योंकि
अब पुस्तक मतलब जो है ये क्या कहते हैं, ये गद्यांश जो है उसे डायरेक्ट सहज जुड़ाव रखता है, और बाकी सारे शीर्षक जो है मुझे मतलब उन बाकी शीर्षकों में मतलब मुझे सबसे अच्छा ये लगा, तब ये बताना है। ठीक है, मतलब इस पन्ने को थोड़ा सा आधा पन्ना करेगा, इसको भरना है, कहने का कुल मतलब ये है। तब 5 में से आराम से आपको 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा, नहीं तो केवल शीर्षक देंगे तो 2 से 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसमें फिर उत्तर देने का, गीता जी, गांधी जी गीता को मां की संज्ञा क्यों देते हैं, तो वो देख लीजिएगा। फिर आता है गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। ठीक है, तो गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, तो इसको जब हम संक्षेपण करते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या लिखना है, तो कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, अच्छा यूपीएससी में यूपीएससी वाले में, एक सेकेंड, यूपीएससी वाला जो पेपर होता था उसमें संक्षेपण के लिए ब्लॉक बने रहते थे। ठीक है, जितने शब्द रहेगा उतने शब्द का ब्लॉक बना रहता है। शायद अब पीसीएस वाले में अब नहीं आता, पहले आता था। ऐसा करके आपको ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक मिलेंगे उस पन्ने पे ही। ठीक है, पीसीएस में शायद नहीं आता। जो लोग पिछली बार दिए एक बार कमेंट करके बताएं, पीसीएस में ब्लॉक नहीं ना आता है। म्यूट ऑन करके माइक बता सकते हैं अगर कोई है पिछली बार का तो। सर नहीं, ब्लॉक नहीं आता है सर। हाँ वही वही, पीसीएस में ब्लॉक नहीं आता, यूपीएससी में ब्लॉक आता था। ठीक है, तो इसमें अच्छी बात क्या है कि आप जो है, अच्छा हिंदी का पेपर, एक चीज और हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिसको नंबर अच्छा लाना है, 2.5 घंटे का पेपर आराम से हो जाएगा, तो आधा घंटा बचा करके घर ले जाने का कोई मतलब नहीं। तो एकदम आराम से बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग बनाकर, और एटलीस्ट कम से कम शुरू के 3-4 पन्ने आप अगर सुंदर राइटिंग लिख दिए, फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपका अच्छा पड़ गया, तो नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत इजी हो जाएगा। मतलब करने वाले जिसको 1.5 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन ठीक है। अब बात आती है गद्यांश का संक्षेपण। तो गद्यांश के संक्षेपण से क्या मतलब है, तो किसी गद्यांश को, जो पैराग्राफ है, जो पैसेज है, उसके मुख्य विचार को कम शब्दों में लिखना। ठीक है, मुख्य विचार, सेंट्रल आइडिया, इसको भी कम शब्दों में लिखना। अब बात आती है कि संक्षिप्त इसेंस। ठीक है, जैसे भावार्थ भी क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, भावार्थ में आप एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल कम देना है या नहीं देना है। ठीक है, उसमें जैसे मैंने बताया कि भावार्थ में आप उदाहरण दीजिए, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आप एग्जाम्पल्स कम दीजिए, बल्कि कई जगह इसमें एग्जाम्पल दिया होगा। ठीक है, उन एग्जाम्पल्स को हटा करके अपने शब्दों में केवल मुख्य विचार तक सीमित रहना है। ठीक है, तो भावार्थ और संक्षेपण में आशा करता हूँ आप लोग उत्तर समझ पाएंगे, अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि 1/3 में इसको लगभग करना होता है। दूसरा, इसमें जब भी प्रेजेंटेशन जब आप करिएगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपको मिलेगा एक पन्ने के लगभग। ठीक है, ये पूरा पन्ना के लगभग ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जब प्रेजेंटेशन करिएगा तो क्या करिएगा, कोशिश करिएगा 2 से 3 पैराग्राफ, इसको 2 से 3 पैराग्राफ में लिखिएगा। और पैराग्राफ कैसे शुरू करना है ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का बीचों बीच ये है। ठीक है, हाँ संक्षेपण अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है, भावार्थ भी अपनी लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन संक्षेपण में आप एग्जाम्पल नहीं देंगे या कम देंगे। भावार्थ में आप एग्जाम्पल 2-3 भर सकते हैं, संक्षेपण में उदाहरण वगैरह इसमें से हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे ऊपर आप पढ़ेंगे तो इसमें उदाहरण होगा तो आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या अगर इसी कॉन्टेक्ट से जुड़ा हुआ एक आध एग्जाम्पल बहुत आपको एकदम लगे कि नहीं, एकदम दिल से फीलिंग आ रही है कि एक एग्जाम्पल लिख देना, तब आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, ये किनारे वाली लाइन होगी, ये किनारे वाली, इसका बीचों बीच ये होगा, इन दोनों का बीचों बीच ये होगा। यानी कि आपको अपना उत्तर यहां से शुरू करना है ऐसे। ठीक है, और जहां पे भी खत्म हो, फिर अगला जब पैराग्राफ शुरू होगा तो फिर यहीं शुरू होगा। ठीक है, फिर 1 2 3 4 लाइन लिखे, फिर यहाँ शुरू होगा। तो मतलब देखने में सुंदर लगनी चाहिए कॉपी, कहने का कुल मतलब ये है। यानी कि सारे उत्तर आपके यहाँ से शुरू होने चाहिए। ठीक है, ये जीएस में भी कर पाइए तो बहुत अच्छी बात है प्रेजेंटेशन के स्तर पे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में कम से कम आप लोग एटलीस्ट इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखो हिंदी के जो टीचर होते हैं, क्योंकि मैंने भी हिंदी से एमए किया है, नेट जेआरएफ किया हुआ है, तो मुझे भी जहाँ तक मतलब हिंदी में अमूमन लोग थोड़े से शौकीन किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा चाहिए, उनको दिखनी चाहिए, आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। कोशिश करेगा शुरुआत में कट्टम पिट्टी ये सब चीजें ना हो। ठीक है, तो संक्षेपण, अब गद्यांश का संक्षेपण करना है तो यहाँ से लिखना शुरू किया ऐसे ऐसे से, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर जब भी अगला पैराग्राफ होगा यहीं से लिखेंगे। तो कोशिश करिए सेम लाइन से पैराग्राफ शुरू हो, खत्म चाहे जहाँ पे वहां पे हो। ठीक है, अच्छा संक्षेपण लिखते समय किन बातों का ध्यान रखें, तो सबसे प्रमुख बात संक्षेपण लिखते समय कि लेखक क्या कहना चाहता है, कहना क्या चाहते हो, है ना, वो बोलते हैं ना 3 इडियट्स में, तो वही कहना क्या चाहते हो। इसमें से फिर कहना क्या चाहते हो ये, फिर इसमें से उदाहरण, कहानी,
इसका जो विवरण दिया है वो हटा दीजिए, ठीक है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, उसी को 1/3 करके लिख देते हैं, तो कॉपी पेस्ट से बचना है। एटलीस्ट वहां के लाइन बाय लाइन, मतलब कोई भी एक लाइन, सिंगल लाइन भी आपका डायरेक्ट कॉपी पेस्ट वहां से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो भी लिखा है उसका 1/3 आपको लिखना है। और अगर मतलब हालांकि यहाँ पे दिया नहीं है, यूपीएससी में देता था, एक शीर्षक देना होता था, तो शीर्षक नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं इसमें कि पूरा पैराग्राफ हम क्या करते हैं, लाइन क्या करते हैं, पैराग्राफ या कुछ नहीं तो कम से कम लाइन ही हम उठा करके लिख देते हैं, ठीक है। या उदाहरण और कहानी भी उसी के जोड़ देते हैं, या क्या नाम है, मूल शब्द को ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। इन सब चीजों से बचना है, मूल शब्द को कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अपने भाव के आधार पे, यहाँ पे भावार्थ में और इसमें अंतर बस यही रहेगा, भावार्थ में उदाहरण एक दो ज्यादा आप डाल सकते हैं, इसमें उदाहरण अपने एक आध ही इसमें लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। भावार्थ मतलब मुख्य भावना लिखना, संक्षेपण मतलब पूरे भावांश पूरे गद्यांश को 1/3 में समझ करके लिखना, और व्याख्या मतलब अर्थ को विस्तार से समझाना। तो तीनों में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, एक बार कमेंट कर दे, फिर आगे बढ़ा जाए। फिर हम लोग आ जाते हैं पत्रों पे, पत्र व्यवहार पे या पत्र लेखन पे। हेलो। हाँ बताइए मुस्कान जी। हाँ सर, हमको ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि मतलब उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक वाला है, तो उसमें 3 मतलब 2-3 अपनी तरफ से बना कर दो और फिर उनमें से चुनो कि कौन सा सही लग रहा। हाँ बता तो दीजिए। सर मैं तो सर हाँ सर, उसको फिर कैसे, मतलब हम खुद कैसे बनाए, जैसे मतलब मैं कुछ कम ज्यादा। उदाहरण बता रहा हूँ, कम ज्यादा नहीं। उसको ऐसे बताइए कि उपरोक्त ये दो, कोई जरूरी नहीं 3 बनाइए, 2 बना दीजिए कि उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़ने के बाद या उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद मुझे 2 शीर्षक सबसे अच्छे लगे, जिसमें से मैं अगर सर्वोत्तम शीर्षक की बात करें, यहाँ पे देखिए लिखा है क्या कि, कहाँ गया शीर्षक वाला इसका, हाँ गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, ये है ना। तो बताइए उपरोक्त शीर्षकों में से मुझे ये शीर्षक सबसे अच्छा लगा, क्योंकि गद्यांश के मूल भाव, और मूल भाव क्या है, एक दो लाइन में। जैसे यहाँ पे क्या है, मस्तिष्क की सर्वोत्तम भोजन पुस्तकें हैं, एक विचारक का कथन है कि मानव जाति ने जो कुछ सोचा, ऐसा कुछ एक बार पढ़िएगा। पढ़ करके फिर आपको पता चलेगा कि पुस्तक के बारे में बता रहा है और मानवीय जीवन के बारे में बता रहा है। तो कोई भी, अब मैं इसको इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ कि पुस्तकें और मानव जीवन में पुस्तकों का उपयोग, ठीक है। तो ऐसे पढ़िएगा कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद, उपरोक्त गद्यांश पुस्तकों और मानव जीवन पे आधारित है, जिसके उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद मुझे ये 2 शीर्षक समझ में आते हैं जो या सबसे अच्छे लगते हैं। इसमें से मैं इस शीर्षक का चयन करूंगी या करूंगी, ठीक है, इस शीर्षक का चयन करूंगी, क्योंकि ये गद्यांश के मूल भाव को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त कर रहा है। फिर बॉक्स बना दिया शीर्षक, और ये बॉक्स में बना दिया गद्यांश का उचित शीर्षक। सिंपल ऐसे उत्तर लेखन करना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे बता सकती हैं कि क्या कहते हैं, उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित 2 शीर्षक या 3 शीर्षक मुझे अच्छे लगे, सर्वोत्तम शीर्षक मुझे ये लगा, उसको बॉक्स में कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं तो सिंपल शीर्षक देकर चले आइएगा, लेकिन अगर ऐसा भरिएगा तो थोड़ा सा नंबर ज्यादा मिलता है। हाँ बताइए, आप कोई डाउट? यस सर, सर हमको ये मतलब जैसे कि वो किताबों में या फिर पीवाईक्यू में देखते तो वो थोड़ा सा अच्छा सा दे देते, थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी में बता देते, और फिर जैसे हम लोग बनाते तो वो सिंपल सा के मतलब ये हुआ, मतलब जैसे मानवीय मूल्यों का विकास ऐसे कर दिया हम लोग ने, अगर लिखना चाहें तो। हाँ हाँ पर किताब या पीवाईक्यू में थोड़ा सा मतलब अच्छा सा लगता, हैवी वर्ड्स यूज कर। हाँ, तो थोड़ा मोड़ा हैवी वर्ड्स अगर आप भी यूज कर पाए तो करिए। जैसे इस अगर पैराग्राफ को पढ़िएगा तो आपको एक बार समझ में आएगा कि और क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे अच्छी पुस्तकों के बारे में बता रहा है, पुस्तक प्रेमी के संदर्भ में चर्चा कर रहा है, और संसार में पुस्तक किस प्रकार विचार को प्रभावित करते हैं ये बता रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्लिष्टता के चक्कर में नहीं पढ़ना, पता चले क्लिष्टता के चक्कर में ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया कि वो शब्द सामने वालों को समझ में ना आए, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है मैम, कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करिए तब जाकर के ये अपनाइए, ठीक है। यस सर, सर एक और बात पूछनी थी, जैसे भावार्थ और संक्षेपण में जो शब्द संख्या लिखनी चाहिए क्या नीचे लिखने के बाद? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काउंट कैसे करिएगा, या अगर बचा भी है तो लिख दीजिए, मतलब समय बचा है काउंट करके लिख दीजिए। लेकिन वो जानते हैं रिस्क कहाँ हो जाता है कि सपोज कीजिए, आप मुझे मार वाली कहावत सुनिए ना, मान लीजिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा देखिए दिमाग में कैसे फिर चलेगा, ठीक, पूरा पैराग्राफ पे पहले शब्द गिनिए कि 600 शब्द हैं कि 700 शब्द हैं, कितने शब्द हैं, शब्द गिना, फिर आपको 1/3 में करना है 200, ठीक है। अब आप लिखना शुरू किए और पता चला कि 150 शब्द में ये हुआ और आपने लिख दिया,
कि 600 शब्दों का है, और मतलब 600 शब्दों का आपको आपको उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपने ये लिख दिया कि 150 शब्द का है। और अगर परीक्षक को पता चला कि 600 शब्दों को आप 150 शब्दों में लिख रहे हैं कि आपके पास शब्द है ही नहीं, तो ये हो जाएगा आबेल मुझे मार। बढ़ गया, मान लीजिए इसने आपको 250 शब्द कर दिया, फिर भी स्थिति क्या हो जाएगी, आबेल मुझे मार, यानी कि आपको मजबूरी हो जाएगी कि 200 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखती हैं तो अगर ऐसा करना रहेगा तो यहाँ पे जब जहाँ पे खत्म हो यहाँ पे लिख दीजिए 200 शब्द। ठीक है, ऐसे कोने में करके ऐसे लिख सकती हैं, लेकिन वो 200 शब्द होने चाहिए। फिर दूसरी दिक्कत इसमें क्या आएगी कि जैसे मैं है या कोई एक सिंगल शब्द है, इसको सिंगल काउंट करेंगी कि डबल काउंट करेंगी। ठीक है, हम्म। तो इसलिए, क्योंकि इसलिए मैंने बोला कि यूपीएससी में क्या होता था, यूपीएससी वाले में ऐसे ब्लॉक बने होते थे। ठीक है, तो उसमें आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, उतना ही लिखना ही है। इसमें ब्लॉक नहीं बने होता, शुरुआत शुरुआत में इसमें भी ब्लॉक बने रहते थे, तो अब नहीं ऐसा है। ठीक है, यस सर। सर और एक और बात, जैसे आपने बोला कि भावार्थ में उदाहरण 1-2 देना चाहिए और संक्षेपण में नहीं देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और सर आपने बोला कि भावार्थ में प्रेजेंट टाइम से जोड़ना चाहिए, तो इसमें मतलब कोई कोट वगैरह या फिर किसी ने कुछ बोला हो तो? हाँ, जैसे जैसे मान लीजिए ये पुस्तकों वाला ही है। ठीक है, यस सर। पुस्तक वाला या प्रेम वाला है। ठीक है, तो अगर किसी का है, जैसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ सकती हैं, किसी को भी आपको लगता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा शब्द इसमें यूज नहीं करना है। उदाहरण के तौर पे प्रेमानंद महाराज भी ऐसा ऐसा प्रेम को इसकी संज्ञा देते हैं। ठीक है, मतलब एक आध लाइन में ही देना है, बहुत ज्यादा उसके लिए यूज नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये पुस्तक वाला था, अगर मुझे इसका उत्तर लेखन करना होता तो मैं बताता कि मस्तिष्क, मैं उदाहरण देता कि दिखा ना कि अच्छी पुस्तकें मानव को ज्ञान और मनोरंजन प्रदान करती हैं और नए नए क्षेत्रों का रहस्य कराती हैं, साथ ही चिंतन और मनन के लिए भी बातें करती हैं। तो मैं बताता कि चिंतन और मनन के लिए बातें करती हैं, लेकिन मनुष्य की जो अवस्था होती है वो भी इस चिंतन और मनन को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे सेम पुस्तक पढ़ने वाला लादेन जो है आतंकी बन जाता है, और उसी पुस्तक को पढ़ करके उसका सही भावार्थ निकाल करके एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक बन जाते हैं। ओके सर। हाँ, तो एक दो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। कहने का कुल मतलब ये कि हिंदी के लिए, हिंदी में नंबर अच्छा लाना है तो प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ा सर। जाते। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, जय हिंद। सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ हाँ, बताइए सर जी। सर जिसमें व्याख्या करनी होती है कि वो पूरी रेखांकित पंक्ति की, तो उसमें हम लोग को उसी लाइन से ही रहना है या फिर दूसरे पार्ट के उसमें भी जा सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से उसी लाइन पे रहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये दिया है ना कि व्याख्या करिए, कहाँ गया। हाँ, जैसे ये दिया है कि वे तो प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा देते हैं। अब देखिए ये कहाँ पे है, प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि वे तो प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा देते हैं। अब यहाँ से शुरू है और यहाँ तक अगला है, तो इनके बीच में आप रह सकती हैं, इनके बीच में आप कुछ भी कर सकती हैं। फिर अगला ठीक शुरू है। है, प्रेम की भावना चाहे संतान के निमित्त हो या चाहे स्थान के निमित्त, चाहे वस्तु के निमित्त हो या उसके निमित्त। ठीक है, तो ये एक आध लाइन पहले से। ठीक है, कि या जैसे मान लो यहाँ से शुरू कर सकती हैं और जहां तक अगला खत्म हुआ उसके पहले तक, तो ऐसा कुछ कुछ होगा। एकदम इसमें भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर इसको ऐसे समझिए। ठीक है, बेसिकली पंक्ति क्या है, पंक्ति जैसे मान लीजिए ये है, तो इस पंक्ति, जब रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या होता है तो इसका क्या मतलब होता है, तो बेसिकली ये कि प्रश्न में किसी गद्यांश में पंक्तियों में जो रेखांकित किया गया है, इस रेखांकित पंक्ति के अर्थ को विशिष्ट तौर पर समझाना। अब ये अगर जैसे मान लीजिए पढ़ने पे आपको लगा कि नहीं ये पंक्ति पिछले वाली पंक्ति से भी जुड़ती है, तो कर लीजिए व्याख्या, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा अभी दिखा दे रहा हूँ, जैसे इसमें है कि वे तो प्रेम प्रेम रहित प्राणी को पाषाण की उपमा देते हैं। अब जाहिर सी बात है इसके पहले एक आध लाइन दी हुई है, उसको हमको इसमें लेना ही पड़ेगा। लेकिन अब अगला है कि प्रेम की भावना चाहे संतान के निमित्त हो, चाहे स्थान के निमित्त हो, चाहे वस्तु के लिए हो, चाहे अपने हित के निमित्त हो, चाहे परहित के निमित्त हो, होती अवश्य है। यानी कि प्रेम की भावना होती अवश्य है। अब इसमें क्या बोल रहा है पिछला वाला, कि मनुष्य नाम का प्राणी में वह दशा अधिक आती है और वह इसलिए कि वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यानी कि ये जो दशा की बात कर रहा है वो किससे जुड़ा है, पाषाण वाली, यानी कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो इस वाले को जब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे तो इसके आगे जाएंगे ना कि पीछे जाएंगे। तो जब आप पढ़िएगा ये तभी वहीं पे पता चलेगा। ठीक है, ठीक है सर। और वो जो जो क्वेश्चन आते हैं गद्यांश के आधार पर, सर उसमें भी अपनी लैंग्वेज में ही लिखना होगा कि पैरा से ही सीधे लिख दें? मेरे हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिखिए वो ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट पैराग्राफ से उठाने से बढ़िया क्वेश्चन के उत्तर भी अपनी लैंग्वेज में लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे दिया है ना, मैं बताता हूँ कि भगवान ने प्राणी को द्रवणशील क्यों द्रवणशील बनाया है, से क्या अभिप्राय है। तो कुछ कुछ यहाँ पे ले सकती हैं। अब देखिए पहले तो यहाँ पे देखना रहेगा द्रवणशील वाला कहाँ पे है, तो पूरे पैराग्राफ में देखिए कि द्रवणशील की बात कहाँ पे की जा रही है। ठीक, अब हाँ यहाँ पे लिखा है कि भगवान ने सृष्टि के साथ
प्रत्येक प्राणी में एक ऐसी चीज का सृजन किया है जिसे अंतःकरण, हृदय, मन, दिल आदि की संज्ञा दी जा सकती है, उसे द्रवणशील बनाया है। प्राणी मात्र के जीवन में एक दशा ऐसी आती है कि वो द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता, चाहे वह दशा स्वार्थवश आवे अथवा परमार्थवश। प्राणी मात्र में इस दशा का आना अनिवार्य है। हाँ, मनुष्य नाम के प्राणी में वह दशा अधिक आती है, वह इसलिए कि वह सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो अब क्या बोल रहा है कि भगवान ने प्राणी को द्रवणशील क्यों बनाया है? तो इसमें आपको दो तीन चीजें मिल रही हैं। पहला चीज तो ये कि द्रवणशील इसलिए है क्योंकि मनुष्य में क्या है, हृदय है, मन है, दिल है, कोई एक चीज है, प्लस वो उसके पीछे कुछ कारण है कि स्वार्थवश हो या परमार्थवश। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं तो स्वार्थ भी, प्रेम प्रेम आराम से स्टार्ट होता है स्वार्थ की वजह से भी, और अंत में अगर आप एकदम उससे घनीभूत प्रेम करने लगिए, भक्त और भगवान वाली स्थिति हो जाए, तो परमार्थवश भी हो जाता है कि किसी और, मतलब आपको अपने से मतलब नहीं है, किसी और अर्थ में आप प्रेम कर रही हैं, ठीक है, तो परमार्थ वहां पे हो जाता है। स्वार्थ और परमार्थ यही चीजें होती हैं। स्वार्थ मतलब अपने लिए, अपने हित के लिए या अपने चाह के लिए प्रेम कर रही हैं, और परमार्थ मतलब आप बस उसके लिए प्रेम कर रही हैं कि उसको मतलब अच्छा लगे, इस वजह से मैं प्रेम कर रही हूँ। उदाहरण के तौर पे राधा और कृष्ण भगवान के बीच जो प्रेम है वो स्वार्थ बस प्रेम था, ठीक है। स्वार्थ मतलब, अब इसको कोई वीडियो वायरल मत करवा देना भाई, मतलब समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। स्वार्थ बस वाला प्रेम का मतलब कि राधा जी को कृष्ण जी चाहिए थे और कृष्ण जी को राधा जी चाहिए थी, दोनों एक दूसरे के पूरक वहां पे बनने वाले थे। लेकिन जो मीरा और कृष्ण भगवान का प्रेम है वो परमार्थ बस प्रेम है, ठीक है। मिले नहीं मिले उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में जो राधा और कृष्ण जी का प्रेम है वो स्वार्थ वाला है, लेकिन बाद में वो भी परमार्थ में चेंज हो जाता है। राधा को ये मतलब नहीं है कि कृष्ण भगवान से विवाह हो या नहीं हो, वो है तो है कृष्ण जी की, ठीक है। तो ये वाला भाव है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। समझ में आया? जी सर, थैंक यू। ठीक है, जय हिंद। समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ सर, आ गया। हाँ, तो इसमें इसमें पीछे तभी बढ़ना है जब आपका उससे कोरिलेट करे। दूसरा कि उसको आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, और उसको अपने उत्तर में अपने अनुसार लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, प्राणी मात्र में इस दशा का आना अनिवार्य है। मतलब आप देखिए अच्छे अच्छे लोग, हमारा चूंकि सोशलाइजेशन ऐसा होता है कि हम लोग पुरुष को बोलते हैं कि नहीं वो रो नहीं सकता, लेकिन अगर पुरुष को देखा जाए तो पुरुष बहुत जल्दी महिलाएं इस मामले में कठोर होती हैं, पुरुष आसानी से रो देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सोशलाइजेशन में सिखा दिया जाता है कि नहीं नहीं लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं, ठीक है। किसी का प्रश्न भी आया था, एक मिनट प्रश्न देख लूं मैं, इन कॉल मैसेज। सर संक्षेपण अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पैरा कॉपी नहीं करना है। हाँ, संक्षेपण में शीर्षक नहीं लिखते हैं, संक्षेपण में शीर्षक नहीं लिखते हैं। अगर जैसे यूपीएससी में पूछता था तो उसमें लिखते थे, ठीक है। भावार्थ भी 1/3 में नहीं लिखना है, भावार्थ अपने पन्ने में भरिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संक्षेपण कोशिश करिएगा कि 1/3 में लिखिए। सर किसी वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो क्या करें? तो उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाए, बजाय कि सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि इसकी मीनिंग आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़े हम लोग, आ गया, हाँ, पत्र लेखन पे, ठीक है। पत्र लेखन पे तो सबसे पहले देखो, अब इसमें क्या करना है, सरकारी पत्र, सॉरी सर, हाँ सरकारी पत्र आता है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं बता भी देता हूँ। इसमें जैसे एक आता है सरकारी, ठीक है, सरकारी पत्र। एक आता है अर्ध सरकारी, या शासकीय या अर्ध शासकीय बोलते हैं। एक आता है इसमें कार्यालय आदेश, ठीक है। एक आता है इसमें अधिसूचना, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, आपको दिखाई देता हूँ, ये है, ये पीडीएफ आप लोग को पढ़ी होगी, ठीक है। तो सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, एक परिपत्र है, और एक तार लेखन है। तार लेखन हालांकि अब जरूरत नहीं है, लेकिन पूछ देता है, पूछने को पूछ सकता है, ठीक है। आई थिंक कभी इधर पूछा नहीं है, पीवाईक्यू आप लोगों ने देखा है तार लेखन पूछा है कि नहीं पूछा है? सर इधर तो नहीं पूछा है 5-6 साल में। हाँ वही तो, तार लेखन अब जरूरत पड़ता नहीं है, 2013 से शायद शायद बंद हो चुका है, 2013-14 के बाद से, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आप लोग को पीडीएफ दिया जा चुका है। अब इसका भी तरीका क्या होता है, शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, इसकी प्रमुख विशेषताएं याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक विभाग दूसरे विभाग को भेजता है। अच्छा, इसमें भी कई लोग बोल रहे थे कि सर प्रारूप जो आपने दिया है, हमने ये जो प्रारूप उठाया, हो सकता है ये सेवा में बीच में आ जाए, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ये मतलब ऐसे विषय विषय भी यहाँ पे होंगे, मतलब ये तीनों एक सीध में होते हैं, कोशिश ये रहती है। अब कोई जरूर नहीं, विषय इधर उधर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने बोला कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का ये फॉन्ट है, और
चूंकि राजभाषा जो समिति बनी थी 1965 वाली, तो उसने बोला था कि जितने भी पत्र लेखन है, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देने की बात आ रही थी, ये बेसिकली पूछा क्यों जाता है हिंदी में, इसीलिए पूछा जाता है कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये हो रहा था कि एक निश्चित पैटर्न पे चीजें बताई जाए, या एक निश्चित पैटर्न पे ही चीजें आए। लेकिन बाद में राज्यों का विरोध था हिंदी को लेकर के, खास करके दक्षिण भारतीय राज्य, तो उसमें ऐसा सोचा गया कि अगर हम अनिवार्य कर देंगे कि नहीं हर राज्य यही सेम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यही पैटर्न फॉलो करना है, तो कहीं कहीं हिंदी का और ज्यादा विरोध होगा। अभी तो एक लोग वैसे ही नहीं अपना रहे हैं, और हमने अगर अनिवार्य कर दिया तो और दिक्कत होगी। तो हर राज्य का अपना कुछ कुछ फॉर्मेट है, उसको लेकर के परेशानी होना, अगर आप इसको यूज करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऊपर शासकीय पत्र ऐसे लगेगा, प्रेषक उसका जो पदनाम है, ठीक है, जो भी मान लीजिए प्रमुख सचिव फलाना मंत्रालय, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो भी होगा, सेवा में किसको भेज रहा है और कहाँ भेज रहा है, ये सब होगा। फिर बीच में विषय होगा, फिर उसके बाद एक संबोधन होगा कि महोदय महोदया प्रिय महोदय ऐसा, और अंत में जो इसमें आपका क्लेवर होगा कि क्या कहना चाहता है, किस विषय में पत्र है, और फिर अंत में आपका विश्वसनीय, आपका विश्वासभाजन या भौदीय, ठीक है। तो विश्वसनीय के साथ आपका विश्वसनीय या आपका विश्वासभाजन, ठीक है, लेकिन आपका भौदी नहीं, भौदी केवल भौतिक शब्द लगेगा। फिर हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, ये सारी चीजें होंगी। तो देखिए ये कुछ नमूना यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये नमूना दिया हुआ है। ऐसे ही जब अर्थशास्त्रीय पत्र देखेंगे तो अर्थशास्त्रीय पत्र में भी पूरा ऐसी सारी चीजें बताई गई हैं, बेसिकली अनौपचारिक पत्र है। तो यहाँ पे जो संबोधन हो संबोधन होंगे, तो यही सब चीजों का ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप क्या हो जाएगा, अनौपचारिक, ठीक है। और अंत में यहाँ पे भौनिष्ठ, आपका शुभेच्छु, ये सारी चीजें होंगी। वहां पे क्या था, विश्वसनीय, विश्वासभाजन, भौदीय, इन सब चीजों का प्रयोग था। और अंत में प्राप्तकर्ता, ठीक है, कि किसको प्राप्त करना है, मतलब किसको किसके लिए भेजा जा रहा है, तो नाम, पदनाम, मंत्रालय, स्थान यहाँ पर, ठीक है, ससम्मान, यहाँ पे ऐसा इस शब्दों का प्रयोग, यानी कि मूलतः अनौपचारिक, की एक शासकीय व्यक्ति ही दूसरे शासकीय व्यक्ति को लिख रहा है, लेकिन अनौपचारिक फॉर्मेट में लिख रहा है, इसका कोई बहुत ज्यादा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। कहने का कुल मतलब ये कि अर्धशासकीय पत्र का रिकॉर्ड आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी रख सकते हैं, कार्यालय स्तर पे भी रख सकते हैं, लेकिन शासकीय पत्र अनिवार्य नाम, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, ये काउंटर साइन होता है। कार्यालय आदेश में काउंटर साइन कर लीजिएगा, कई जगह कई कार्यालय आदेश में नहीं होता है, लेकिन कई जगह होता है, तो करना ज्यादा सेफ रहता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रारूप के फॉर्मेट हो गए। अब इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछिए। सर प्रारूप में कंटेंट नहीं आएगा ना बिल्कुल भी? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, ठीक है। वो आपसे यही पूछ ही रहा है कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में अंतर बताते हुए प्रारूप बताइए। 2 पन्ना मिलता है, अब उस 2 पन्ने में कंटेंट कैसे लिखिएगा, फिर अर्थशासकीय, शासकीय पत्र। हाँ, उदाहरण जब आप दे रही हैं, सपोज करिए कि आप बता रही है कि शासकीय पत्र में ऐसा ऐसा है, तो वहां पे उदाहरण लिखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि बोल दे कि शासकीय पत्र, या इस पर से दे दे कि अर्धशासकीय पत्र की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए, या ऐसे बोल दे कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में अंतर बताते हुए एक प्रारूप लिखिए, शासकीय पत्र का प्रारूप लिखिए। तो बताइए कि शासकीय पत्र में सबसे ऊपर, ऐसे शासकीय पत्र में सबसे ऊपर, या ऐसे लिखेंगे शासकीय और अशासकीय पत्रों में निम्नलिखित अंतर होते हैं, और इधर लिखा शासकीय पत्र, इधर हो गया अशासकीय पत्र, ठीक है। और विषय यहाँ पर बीच में विषय बना दिया, इधर अंतर ये। तो अब विषय में लिखिए कि यहाँ पे लिखिए पत्र संख्या, ठीक है, पत्र संख्या। अब यहाँ पे शासकीय पत्र में लिखिए सबसे ऊपर दाएं तरफ लिखा रहता है, अर्धशासकीय में लिखिए कि अर्धशासकीय वाला भी सबसे ऊपर दाएं साइड में ही होता है ना, हाँ। तो लिखिएगा सबसे ऊपर दाएं साइड होता है, लेकिन उसके नीचे ही मंत्रालय, स्थान और दिनांक का नाम होता है। फिर मतलब यहीं पे बीच में ही थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग बता सकते हैं, अगर बता पाइए, इतना याद रहता है तो, ठीक है। और नहीं, सर अगर डेफिनेशन नहीं भी पूछा है तो हर लेटर में लिखना चाहिए या फिर नहीं? देखिए थोड़ा सा, जैसे नहीं पूछा, मान लीजिए जैसे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि एक शासकीय पत्र का नमूना लिखिए जिसमें ऐसा ऐसा हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा इतना में, ठीक है, मतलब हाफ पैराग्राफ, ये जैसे ये पूरा पन्ना बचा है तो इतने में बताइए कि शासकीय पत्र ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। या शासकीय पत्र का नमूना दे करके आगे बता सकती हैं, यहाँ पे जैसे जगह बच जाएगा तो उस जगह में बता दीजिए कि उपरोक्त नमूना जो है वो शासकीय, मतलब उपरोक्त जो नमूना जो है वह शासकीय पत्र, या ऐसे उपरोक्त नहीं, ऐसे बताइएगा कि शासकीय पत्र जो है प्रायः, डायरेक्ट बता सकते हैं कि शासकीय पत्र प्रायः ऐसे ऐसे संदर्भों में लिखा जाता है, जो कि ऊपर उपरोक्त मतलब सर जिसमें स्पेसिफिक बोले कि इस डिपार्टमेंट से आपको लिखना है, उसमें डेफिनेशन लिखनी चाहिए कि सीधे पत्र स्टार्ट करते हैं? मेरे हिसाब से सीधे पत्र स्टार्ट करिए, अंत में जगह बचे तो थोड़ा सा बता दीजिए कि शासकीय पत्र प्रायः ऐसे ऐसे चीजों में लिखा जाता है, और ये इसका क्लेवर इस प्रकार का होता है, और मतलब बता दीजिए, जगह बचे तो इसमें दिक्कत क्या है।
ठीक है, ठीक है सर, बता ठीक देना। है। देखिए पॉजिटिव रहता है कि लेकिन हाँ, ये वाला नहीं करना है कि पता चले मतलब आ बैल मार मुझे मार वाली स्थिति नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने पिछली बार भी सेशन लिया था, हम लोग कराए ये ओपन वाला बोर्ड, तो उसमें जब ओपन में हम लोगों ने दिया प्रश्न लिखने के लिए, तो एक व्यक्ति है और इस बार इंटरव्यू कॉल भी आई है उन्होंने क्या किया था, पूछा था शासकीय पत्र, और उन्होंने मतलब बोला कि शासकीय पत्र का नमूना दीजिए, ऐसा करके कुछ था। उन्होंने क्या किया, लिखा बहुत अच्छा, और अंत में क्या बता दिए, जो विशेषताएं बताई वो अर्धशासकीय पत्र की बता दी। तो ये वाला काम नहीं करना है कि पता चले आबर मुझे मार वाली स्थिति हो जाए, वो वाला काम नहीं करना है। आपको पता है, एकदम कंफर्म है कि नहीं यही चीज है विशेषताएं, तभी वहां लिखिए, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि भौनिष्ठ लिखाएगा कि विश्वास भाजन विश्वसनीय या भौधी लिखाएगा। ठीक है, तो अगर कंफर्म है तब वो विशेषताएं लिखिए, नहीं तो केवल नमूना देकर के आगे बढ़िए। ठीक है सर कोशिश करना चाहिए कि एक ही पेज पे हो जाए कि 2 में ले जाना चाहिए मेरे लेटर? हिसाब से 2 में ले जाइए, पन्ना भरिए। अच्छा आप बताइए ना, अगर आप एक पन्ने पे जी, लिख रहे खाली हैं, रहेगा। हाँ, और वही कंटेंट अगर मैं 2 पन्ने पे लिख रहा हूँ, तो आप किसको ज्यादा नंबर देंगी, 2 पन्ने वाले को जी, कि 1 पन्ने वाले को? वो तो सिंपल माइंडसेट वाला गेम है, मेरे हिसाब से भरिए पन्ना। ठीक है, इसलिए जी मैं सर। बोल रहा हूँ जगह बचेगा, हिंदी का पेपर है, जगह बचेगा, तो आराम से बताइए कि शासकीय पत्र का ये नमूना जो है वो इस पे। तो कभी कभी कंफ्यूजन आती है कि अधिसूचना लिखना है या शासकीय लिखना है या फिर क्या करना है सर? देखिए ऐसे ऐसे मामले में क्या होता है, जैसे अगर वो आपसे बोल दे कि एक ऐसा पत्र लिखिए, ठीक है, तो उसमें फिर आप ऐसे फिर थोड़ा सा उसमें बताना पड़ता है कि उपरोक्त विषय क्या, उपरोक्त अगर पत्र लिखना हो तो हम 2-3 तरीके से पत्र लिख सकते हैं। एक तो ये कि अर्धशासकीय पत्र, एक होता है शासकीय पत्र, तो फिर वहां पे बताने पड़ेंगे थोड़ा से, एक पैराग्राफ यस सर। कि शासकीय पत्र ये होता है, अर्धशासकीय पत्र ये होता है। अगर हमको कार्यालय के मतलब अगर हमको एक ही पत्र के माध्यम से सभी को सूचित करना है तो हम कार्यालय ज्ञापन निकालेंगे, अगर हमको Yes, sir. कई विभागों को सूचित करना है तो उसी संदर्भ में हम परिपत्र निकालेंगे, 1-2 लाइन में ही, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे अगर शासकीय पत्र लिखना है तो उसका नमूना ये होगा, तब बताइए कि शासकीय पत्र लिख रही हूँ उसका नमूना ये है। या मैं या सबसे ऐसे विषयों में सबसे अच्छा रहता है कि शासकीय पत्र लिख देना, तो इसलिए या जिसका नमूना निम्नमत है, ऐसा करके आप बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब नहीं पूछा है तब, शायद 1 साल पूछ ऐसा कर दिया था ना। यस सर। हाँ, तो वहां पे बता दीजिए कि ऐसे ऐसे मामले हैं, तो इसमें ऐसा ऐसा ऑप्शन है, लेकिन हम शासकीय पत्र लिखेंगे क्योंकि उसमें एकात्मकता ज्यादा होती है और क्या कहते हैं औपचारिकता ज्यादा होती है, तो इस वजह से सबसे सेफ रहता है, उसका रिकॉर्ड भी रहता है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट हो तो बताइए। सर अर्धशासकीय पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है? किसको? अर्धशासकीय पत्र में प्रतिलिपि भेजी जाती है? नहीं, प्रतिलिपि कार्यालय आदेश परिपत्र इन सब में भेजी जाती है, अर्धशासकीय पत्र में नहीं। अर्धशासकीय पत्र व्यक्तिगत स्तर पे होता है ना, तो अर्धशासकीय पत्र में प्रतिलिपि क्यों भेजेंगे आप? तो सर उसमें संलग्नक भेज सकते हैं क्या? संलग्नक भेज सकती हैं, क्योंकि अगर आपको शासकीय पत्र में कुछ पहले का पुराने का कुछ उससे कनेक्ट करना है तो संलग्नक भेज सकती हैं। अमूमन शासकीय पत्रों में ही संलग्नक और सूचनार्थ प्रेषित या प्रतिलिपि प्रेषित शासकीय पत्र में ही होता है। अर्धशासकीय पत्र जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख रहा हूँ या आप मुझे लिख रही हैं, तो आप भी सरकारी अधिकारी हैं, मैं भी सरकारी अधिकारी हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत संबंध अच्छा है तो इस वजह से लिखा जा रहा है, नहीं तो अमूमन शासकीय व्यक्ति शासकीय पत्र को ही लिखता है। इसलिए क्यों? क्योंकि उसके पास रिकॉर्ड रहता है। सपोज कीजिए कि मैं अच्छा, जो शासकीय पत्र होते हैं प्रायः किसी से निर्देशित होते हैं कि मुझे आपसे क्या मतलब है कि मैं आपको पत्र लिखूं, तो मुझे मेरा उच्च अधिकारी बोलेगा कि इस मामले में लिख करके आओ, फिर पत्र भेजो, तो मैं पत्र भेजूंगा आपको। अच्छा सर, ये भवदीय भौनिष्ठ के नीचे हस्ताक्षर नाम पद शासकीय पता, तो शासकीय पता लिखना पड़ता है? मतलब कहीं कहीं हमने देखा हटा देते बस हस्ताक्षर नाम और पद लिखते बस। देखिए आपका जो पता है वो ऊपर रहेगा, जो प्रेषक के बाद मैं एक बार बता भी देता हूँ। देखिए ये ऊपर देखिए, शासकीय पत्र में जैसे ये पत्र संख्या हो गया, फिर आपने बताया प्रेषक, तो आप जो भी हैं संयुक्त सचिव। शासकीय पत्र में व्यक्तिगत हैसियत का कोई मतलब नहीं होता है, भेज कौन रहा है तो पद भेज रहा है। हो सकता है कल आप संयुक्त सचिव न रहे, कल कोई और संयुक्त सचिव रहे, तो भेज कौन रहा है? संयुक्त सचिव, किसी मंत्रालय का होगा, किसी सरकार का होगा। किसको भेज रहा है? तो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। तो ये चीजें पद के आधार पे है, न कि व्यक्तिगत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, डेट यहाँ पे होगा मेंशन, और अंत में भवदीय के बाद जो संयुक्त सचिव अपना हस्ताक्षर करेगा, और अगर वो किसी को प्रतिलिपि को सूचनार्थ प्रेषित भेजना है या किसी के और के संज्ञान में लाना है तो उसको भेज करके फिर अपना काउंटर साइन करेगा। यानी कि
सर इसमें नाम लिखा, ये नाम, हाँ नाम लिखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे जैसे नाम XYZ लिखिएगा। हाँ तो सर पहले हस्ताक्षर, फिर नीचे नाम और फिर पद, हाँ शासकीय पता नहीं लिखे। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे XYZ लिखना है, अपना नाम मत लिखिएगा वहाँ। ओके सर। ठीक है। और जब जब अर्ध शासकीय पत्र रहेगा तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिगत हैसियत से लिखा जाएगा। देखिए क्या लिख रहा हूँ, नवीन त्रिपाठी उप सचिव। कल को नवीन त्रिपाठी ही इस मामले में डील करेंगे। ठीक है, चेंज हो जाएंगे भले, तो अगर मान लीजिए कोई नया सचिव आ जाएगा तो बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे कि आपके जो पूर्व सचिव थे नवीन त्रिपाठी जी, उनको उपरोक्त विषय में ऐसा ऐसा भेजा गया था, तब वहां पे व्यक्तिगत संबंध आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए नाम लिखा जा रहा है नवीन त्रिपाठी उप सचिव, यहाँ पे भी लिखेगा XYZ उप सचिव, ऐसा ऐसा कुछ है और भेजना है, व्यक्तिगत संबंध है इस वजह से भेज रहा हूँ, इसीलिए व्यक्तिगत नाम वगैरह भी यहाँ पे आते हैं। जबकि अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत नाम नहीं यूज होते हैं, वो पद को भेजा जाता है, पद भेजता है। ठीक है, यस इसको सर। लिख सकती हैं कि शासकीय पत्र सामान्यतः कोई पद या मतलब कोई पद किसी अन्य पद को, सामने वाले पद को भेजता है, शासकीय कार्यों से भेजता है। ठीक है। यस सर सर। प्रतिलिपि के नीचे नहीं समझ आता किसको भेजे, प्रतिलिपि मतलब, अच्छा ये वो जो हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे सपोज करिए, मैं बता रहा हूँ, बस याद आ गया। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, देखिए अब शासकीय पत्र है, ठीक है, तो इसमें संयुक्त सचिव भेज रहा है, परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, हो सकता है कल को ये भेज दे कि सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, सैनिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में रखिएगा तो समाज कल्याण मंत्रालय नहीं होगा, समाज कल्याण विभाग होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के संदर्भ में लिखिएगा तो समाज कल्याण मंत्रालय होगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, इसमें प्रतिलिपि तो संयुक्त सचिव भेज रहे हैं परिवहन मंत्रालय, तो कुछ नहीं तो इसमें कुछ, इसमें चाहिए तो ऐड कर सकती हैं निम्न को सूचना, तो माननीय मंत्री जी या माननीय प्रभारी मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, या प्रभारी मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है, अब ये किस लिए भेजा गया है, सपोज करिए कि संयुक्त सचिव ने भेजा है और क्या भेजा है कि ये कुछ जानकारी मांगनी है उत्तर प्रदेश में निम्न निम्न जगहों पे, तो वो चाहते हैं कि जो मुख्य सचिव हैं ये तो काम करें ही करें, साथ ही साथ जो जिलाधिकारी हैं इसमें वो भी इनपुट लेकर के उनको भी पार्टी बनानी है। तो प्रतिलिपि में उन लोग को लिखा जाता है जिनको पार्टी बनाना है। तो पार्टी कौन हो सकता है, कोई मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री हो सकता है, कोई मंत्रालय या विभाग का प्रभारी सचिव हो सकता है, कोई उस मामले में सूचना देने वाला, कोई जैसे इस मामले में जिलाधिकारी हो गया या मुख्य विकास अधिकारी हो गया या राजमार्ग महाअभियंता हो गया उत्तर प्रदेश शासन। तो जो भी व्यक्ति उससे संबंधित पार्टी हो सकता है उसको हम सूचनार्थ या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सकते हैं प्रतिलिपि। समझ में आया? जी सर, जी सर। तो ये चीज यहाँ पे ऐड करना है। और किसी का कोई डाउट है? नहीं डाउट है, ठीक है। तो सर जैसे अगर प्रतिलिपि में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, जैसे राजमार्ग महाअभियंता, तो सिर्फ संबंधित अधिकारी लिखकर छोड़ सकते हैं क्या? नहीं, मेरे हिसाब से संबंधित अधिकारी क्यों नहीं आ रहा है वो तो लिखा रहेगा ना, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, इसके माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, वो तो लिखा ही रहेगा उसमें, जैसे लिखा है ना, देखिए ये तो कार्यालय आदेश है, हाँ यहाँ पे लिखा है, अच्छा वही वाला लिखा है, ठीक है, वही वाला नमूना उठा दिया था। तो इसमें जैसे लिखा रहता है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए लिखा है, नमूना पत्र लिखिए जिसमें संयुक्त सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से संबंधित प्रदेश में केंद्रीय राजमार्गों की जानकारी मांगी गई है। तो अब इसमें कुछ नहीं, कुछ है तो प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित, तो प्रभारी मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग उत्तर प्रदेश शासन, प्रभारी सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य सचिव को तो आप लिख ही रही हैं, महाभियंता नहीं भी लिखे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक दो जरूर लिखिएगा इसमें, अगर शासकीय पत्र आता है तो एक दो को कनेक्ट वहां जरूर करिएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? अब देखिए, अब अंतिम में बात कर लेते हैं इन सब जो विलोम शब्द आते हैं। अब देखिए दो चीजें इसमें भी हैं, जैसे मैं जब इसको अटेम्प्ट करता हूँ तो कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा उत्थान, ठीक है, तो एक सीधे सीधे है उत्थान, यहाँ पे लिख दिया हमने पतन, एक सेकंड का, उत्थान का हमने लिख दिया पतन, ठीक है, एक मिनट, इसमें भी स्केल लेकर के जाइएगा, ठीक है, उत्थान का पतन लिख दिया, ठीक है।
और इसमें क्या किया, तुरंत यहाँ पे एक लाइन ऐसे मोटी खींची, मतलब हम लोग ऐसा करते थे, बाकी आप चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन पहले से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो थोड़ा सा देखने में सुंदर हो जाता है। और निबंध वगैरह में भी लाल पेन से नहीं करना है, नीले पेन से या काले पेन से करना है। तो हर लाइन के बाद हम लोग क्या करते थे, कॉपी ऐसे सजा देते थे, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इससे कॉपी थोड़ी सी देखने में अच्छी हो जाती थी, ठीक है। तो उससे लगता था कि हाँ एक वहां पे लिखा हुआ है। समझ में आया सभी को? ये ऐसे सजा देना, तो इससे कॉपी देखने में शानदार लगती थी। एक व्यक्ति है सीधे सीधे उत्थान पतन ऐसे लिख दिया है, एक है कि मोटा स्केच और फिर एक नीचे पतला काला वाला यूज करिएगा, इसमें नीला नहीं, सॉरी, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉपी देखने में ऐसे